नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ये एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जो हमारी दुनिया को, हमारे प्लैनेट को आकार देता है। और सच कहें तो इसी की वजह से धरती पर जीवन मुमकिन हो पाया है। तो चलिए इसे जरा और करीब से समझते हैं। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमारी पृथ्वी एक कंबल ओढ़ ले। कंबल जो हमें गर्म रखता है ना। बस यही एक आसान सा आइडिया हमें विज्ञान के एक बहुत बड़े और जरूरी कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेगा। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह की पूरी कहानी का सार इसी में छिपा है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट असल में है क्या भला? चलिए सबसे पहले तो यही समझते हैं कि आखिर हमारा प्लैनेट गर्म रहता कैसे है। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट अपने आप में एक अच्छी चीज़ है, एक नेचुरल प्रोसेस है। ये धरती का अपना, कह सकते हैं, एक नेचुरल हीटिंग सिस्टम है जो इसे एक बर्फीला, वीरान ग्रह बनने से रोकता है। इसके बिना तो खैर हम यहाँ ये बातें करने के लिए होते ही नहीं। तो ये ठीक उसी कंबल वाली बात हो गई। एक हल्का कंबल, वो हमें आराम देता है ना? वो हुआ नेचुरल इफेक्ट। लेकिन अगर कोई एक के बाद एक कई सारे कंबल उड़ा दे तो क्या होगा? दम घुटने लगेगा, गर्मी असहनीय हो जाएगी। बस वही है बढ़ा हुआ, यानी एनहांस्ड इफेक्ट। और आज की दुनिया में सबसे बड़ी बहस इसी फर्क को लेकर है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि बहुत सारे कंबल एक प्रॉब्लम है। पर सवाल ये है कि ये एक्स्ट्रा कंबल आ कहां से रहे हैं? मतलब ये बैलेंस बिगड़ क्यों रहा है? चलिए देखते हैं कि कौन सी गैसें इसके लिए जिम्मेदार हैं और वो आती कहां से हैं। इस चार्ट को देखते ही तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ये इसमें सबसे बड़ा प्लेयर है। लगभग 3/4 हिस्सा इसी का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसों को भूल जाएं। उनकी मात्रा भले ही कम हो, पर उनका असर काफी ज्यादा होता है। और ये सब आता कहां से है? सच तो ये है कि ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। गाड़ियां चलाना, घरों में बिजली का इस्तेमाल, यहां तक कि जो हम खाना खाते हैं, इन सब कामों से ये गैसें हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचती हैं। तो मतलब साफ है, हमारे रोज के फैसलों का सीधा ताल्लुक इस बड़ी समस्या से है। और यहां एक नंबर है जो इस पूरे बदलाव की गंभीरता को दिखाता है, 419 पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब ये है कि हवा के हर 10 लाख मॉलिक्यूल्स में अब 419 कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले ये नंबर सिर्फ 280 था। ये आंकड़ा बताता है कि हमने कितनी तेजी से अपने ही माहौल को बदल दिया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, एक चेतावनी है। तो अब जब हम क्यों समझ चुके हैं, तो हमें तो क्या का सामना करना होगा। मतलब इन सब का नतीजा क्या निकल रहा है। यहां से कहानी थोड़ी, कह सकते हैं, गंभीर हो जाती है, क्योंकि इसका असर सीधे हमारे प्लैनेट और हम सब पर पड़ रहा है। 1.1 डिग्री सेल्सियस सुनने में शायद ये बहुत कम लगे, है ना? जैसे किसी को हल्का सा बुखार हो गया हो। लेकिन जब बात पूरे ग्रह की हो तो ये बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। ये उन्हीं एक्स्ट्रा कंबलों से पैदा हुई फालतू गर्मी का नतीजा है और इसके असर बहुत दूर तक जाते हैं। और वो 1.1 डिग्री की बढ़त, वो सिर्फ थर्मामीटर पर एक नंबर नहीं है, वो एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर देती है। सोचिए, ग्लेशियर पिघल रहे हैं जिससे समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। मौसम का पैटर्न पूरी तरह से बिगड़ रहा है। कहीं भयानक तूफान आ रहे हैं तो कहीं जबरदस्त सूखा पड़ रहा है। ये एक चेन रिएक्शन है जिसमें हर चीज दूसरी से जुड़ी हुई है। ये सब जानने के बाद सबसे बड़ा और जायज सवाल यही उठता है, तो फिर प्लान क्या है? हम इसे लेकर कर क्या रहे हैं? चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर जरा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छी खबर यह है कि दुनिया इस समस्या से आंखें मूंदे हुए नहीं है। इस अंतिम हिस्से में हम ये देखेंगे कि इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए दुनिया भर में मिलकर क्या कोशिशें की जा रही हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये एक लंबा सफर रहा है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के शुरुआती कदमों से लेकर 2015 के ऐतिहासिक पेरिस एग्रीमेंट तक। ये दिखाता है कि दुनिया धीरे धीरे ही सही, पर एक साथ आने की कोशिश कर रही है। कुछ तरक्की हुई है, लेकिन हाँ, चुनौतियां अब भी बहुत बड़ी हैं। तो हम इस समस्या से निपटेंगे कैसे? देखिए, मोटे तौर पर 3 रास्ते अपनाए जाते हैं। पहला है मिटिगेशन, यानी प्रॉब्लम को और बिगड़ने से रोकिए। दूसरा है अडैप्टेशन, यानी जो बदलाव आ चुके हैं उनके साथ रहना सीखिए। और तीसरा है इनोवेशन, यानी समस्या को सुलझाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी बनाइए। ये एक 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी है। और आखिर में बात बस इतनी सी है कि हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं। कोई भी देश अकेला इस तूफान से नहीं लड़ सकता।
ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसके लिए एक मजबूत ग्लोबल सॉल्यूशन ही चाहिए होगा। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। क्या हमारी बनाई हुई पॉलिसी, हमारे काम करने के तरीके, क्या वो प्लैनेट की फिजिक्स से तेज दौड़ सकते हैं? एक तरफ है प्रकृति के नियम और दूसरी तरफ है हमारे प्रयास। रेस जारी है और इसका जो भी नतीजा होगा वही हमारा भविष्य तय करेगा। सोचने के लिए बहुत कुछ है।